गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 4 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जिसमें जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के वक्त कहा कि आप आरोपी का घर नहीं गिरा सकते हैं, तो किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का संक्षिप्त इतिहास जानेंगे और जातिगत जनगणना क्या है, सरकार क्यों इससे बच रही है और इसका क्या इतिहास रहा है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और सेबी ने JSW के IPO पे रोक लगा दी है, जानेंगे IPO क्या होता है और सेबी क्या है। भारत और सिंगापुर के संबंधों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिंगापुर और ब्रुनई 2 देशों की यात्रा पे गए हैं और पैरा ओलंपिक में भारत का कल बेहतरीन प्रदर्शन रहा। ऑल ओवर पैरा ओलंपिक में भारत का क्या अब तक का प्रदर्शन रहा, उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, अगर आपने DCIS इंस्टीट्यूट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब साथियों बढ़ते हैं अपने पहले खबर की ओर, जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहली खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, जैसा छपती है कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस बुलडोजर जस्टिस विल लेट डाउन पेन इंडिया नॉर्म्स फ्रॉम द ड्यू प्रोसेस। पूरा मसला क्या है साथियों? बात यह है कि जैसा हमने कहा कि बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तब भी उसका आप घर नहीं गिरा सकते हैं, और अब बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लकीर खींच दी है। दरअसल साथियों क्या है कि आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल बुलडोजर एक्शन पे सुनवाई करते हुए, जहां पर मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन, राजस्थान के राशिद खान की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन जी कर रहे थे। मीडिया रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कहा कि कोई आरोपी है तब भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते हैं, अगर कोई दोषी है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। इस मामले पे सुनवाई करते हुए आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया। आर्टिकल 21 में साथियों क्या है? आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव, यानी जीवन जीने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसके माँ बाप, उसका परिवार उस घर में रहता है, उन सबके जीवन जीने का अधिकार कैसे सरकार छीन सकती है, इस पर सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही एक गाइडलाइन दी कि आप किस स्तर तक किसी घर पे बुलडोजर चला सकते हैं, ये हम तय करेंगे। बात करते साथियों आगे आर्टिकल 21 की कि आर्टिकल 21 क्या है। तो आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट्स है, और जिसमें हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में भाग 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है आर्टिकल 21 में। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक और विदेशियों के लिए भी समान रूप से उपलब्ध हैं। तो आप इस चीज़ को आप स्टार कर लीजिए कि जो आर्टिकल 21 है ये भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी लागू होता है। और आर्टिकल 21 में साथियों 2 प्रमुख अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है जीवन जीने का अधिकार और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी परिभाषा में विस्तार किया और अब तक सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में कई महत्वपूर्ण अधिकार जोड़ दिए हैं, जिसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, हम सभी जानते हैं, पुट्टू स्वामी केस में जोड़ा था सुप्रीम कोर्ट ने। विदेश जाने का अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। आश्रय का अधिकार भी, यानी आवास का अधिकार, घर पाने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। एकांत प्रतिरोध के विरुद्ध अधिकार, अगर आपको कोई शोर कर रहा है, अकेले में आप बैठे हैं, तो वो भी आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का भी अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 के तहत आता है साथियों। यह आर्टिकल 21-22 दोनों के तहत आता है। और आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, हिरासत में अगर कोई व्यक्ति होता है तो कस्टोडियल उसकी डेथ होती है, तो उसके लिए भी जिम्मेदार जो लोग हिरासत में लिए हैं उन्हीं की होगी।
उनकी कस्टोडियल डेथ में कोई कस्टोडियल डेथ ना हो, इसका भी अधिकार पाना एक कैदी का अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। आगे बात करें साथियों तो विलंबित कार्यान्वयन के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई न्याय है वो वर्षों से लटका हुआ है 3 पीढ़ियों से, तो त्वरित न्याय पाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। डॉक्टरों की सहायता पाने का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। सार्वजनिक रूप से आप किसी को फांसी नहीं दे सकते, ये भी व्यक्ति का अपना अधिकार है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का भी अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। प्रदूषण मुक्त जल और वायु पाने का आपका अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स है। और प्रत्येक बच्चे को पूर्ण विकास का अधिकार होना चाहिए। वो अपने माता पिता, अपने राज्य की सरकार, अपने जिला के कलेक्टर से अपने पूर्ण विकास के लिए अधिकार मांग सकता है, वो उसका फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 के तहत। स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है आर्टिकल 21 के तहत। शिक्षा का अधिकार हम सभी जानते हैं, आर्टिकल 21A नामक एक नया प्रावधान किया गया भारतीय संसद के द्वारा, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। और विचाराधीन कैदी जो हैं, जो कैदी लोग हैं, उनकी सुरक्षा की अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सारे अधिकार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है। जैसे मैं पूछ लूँ कि विचाराधीन कैदियों की जो सुरक्षा है, क्या यह फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है, फंडामेंटल राइट्स है या डीपीएसपी है, तो साथियों ये फंडामेंटल राइट्स से मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और हम सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन अपने आप में ही एक कानून होता है। अब बढ़ते हैं साथियों अपने दूसरे महत्वपूर्ण सवाल की ओर, दूसरे महत्वपूर्ण खबर की ओर। आज का दूसरा महत्वपूर्ण जो खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और 75 वर्ष पूरे होने पे सुप्रीम कोर्ट को नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह मिला है। दरअसल 75 वर्षगांठ पूरे होने पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायपालिका का सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया। और साथियों, जो न्यायालय के प्रहरी के रूप में उसके अस्थायी विरासत का प्रतीक है। इसके अलावा साथियों बात करें तो ये है सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज, जिसमें आपको अशोक चिन्ह मिलेगा, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग्स मिलेगी और इसके अलावा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मिलेगी। और ये गहरे नीले रंग का है जो न्यायालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, ये हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब। साथियों ये है प्रतीक चिन्ह जिसे द्रौपदी मुर्मू जी ने DY चंद्रचूड़ साहब को दिया। और अब बात करते हैं कि क्या है राष्ट्रीय ध्वज की विशेषता, सुप्रीम कोर्ट के ध्वज की विशेषता। तो सुप्रीम कोर्ट की ध्वज की विशेषता ये है साथियों कि हमने बताया कि ध्वज का रंग जो है नीला है, जो न्यायालय की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय का भवन है, अशोक चक्र है। इसके अलावा भारतीय संविधान की पुस्तक को दर्शाया गया है और उस झंडे पे लिखा हुआ है यतो धर्म ततो जया, अर्थात यतो धर्मस् ततो जया, यानी जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय है। इसका भी अंकन है सुप्रीम कोर्ट के ध्वज में। अब साथियों हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय की वैसे स्थापना तो 1 अक्टूबर 1935 में ही हो गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन तब ये ब्रिटिश काल में फेडरल न्यायालय के रूप में हुई थी। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साथियों 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन होता है और तब से हम इसके स्थापना को मानते हैं। और अब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और आर्टिकल 124 के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारत के संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान में
आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 के बीच किया गया है। साथियों, 1950 में जब मूल संविधान बना था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या टोटल थी 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया साहब और 7 अन्य न्यायाधीश थे। बाद में हम सभी जानते हैं इसके संख्या को बढ़ाने का कार्य जो है वो संसद पे छोड़ दिया गया था और संसद ने समय समय पर इनकी संख्या बढ़ाई। जैसे 1950 में 8 थी, लेकिन 1956 में इनकी संख्या 11 कर दी गई, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 1909 में 31 और 2019 में इनकी संख्या कर दी गई है 34। अब वर्तमान में 33 + 1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश CJI महोदय जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं और 33 अन्य जो हैं जज सुप्रीम कोर्ट में हैं। अभी साथियों क्या है कि अगर हम बेंच की बात करें तो 2 न्यायाधीश 3 न्यायाधीश की न्यायपीठ होती है। इसके अलावा सर्वोच्च जो न्यायपीठ होती है वो जिसको संविधान पीठ कहते हैं, उसमें मैक्सिमम 5 जज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको संविधान पीठ कहते हैं। सबसे बड़ा जो संवैधानिक पीठ थी वो 13 जजों की थी, हम सभी लोग जानते हैं, और ये थी आपका 1973 में जब केशवानंद भारती मामला सामने आया था। साथियों, ये हैं हमारे हीरालाल जी कानिया जी, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे 1950 में। अब साथियों बात करते हैं जो हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, जातिगत जनगणना। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई भारत सरकार की तरफ से कि जातिगत जनगणना की जो मांग हो रही विपक्ष के द्वारा और अन्य राज्यों में जो जातिगत जनगणना कराई जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि इस मुद्दे पे अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और 1992 के इंदिरा साहनी फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 1992 में इंदिरा साहनी केस में कहा था कि जनगणना समय समय पर की जानी चाहिए और जिसमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हो सकती है। हालांकि एक तरीके से हम ये मानते हैं कि भारत सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। और अब अगर जातिगत जनगणना की करें तो इसमें जो न्यायाधीश थे जो सुनवाई कर रहे थे उसमें थे ऋषिकेश राय साहब और न्यायमूर्ति SBTN भट्टी। इन्होंने कहा P प्रसाद नायडू साहब के याचिका को कि आप याचिका वापस ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे, ये हमारे दायरे से बाहर का मामला है। अब बात करते हैं साथियों कि जातिगत जनगणना का क्या इतिहास रहा है। तो इतिहास की अगर बात करें तो ब्रिटिश भारत में 1872 में क्या हुआ, सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई और 1931 में भारत में जनगणना कराई गई। 1931 में साथियों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जातिगत जनगणना कराई गई थी और अब इसी की मांग हो रही है क्योंकि पहली जो जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। अब केंद्र सरकार इसी का हवाला दे रही है कि तब 4147 जातियाँ थीं। 2011 में भी जातिगत जनगणना हुई थी लेकिन सरकार ने इसे पब्लिक में रखने से मना कर दिया। अब साथियों ये रहा जातिगत जनगणना का इतिहास। अब हम सभी जानते हैं कि इंदिरा साहनी केस का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो जान लेते हैं इंदिरा साहनी केस क्या है। इंदिरा साहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और इसे मंडल कांड के नाम से भी जानते हैं। रीजन ये था साथियों, आर्टिकल 16(4) में आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया, एक नया आर्टिकल लाया गया 16 सब क्लॉज 4 जिसमें OBC को 27% आरक्षण देने की मांग की गई थी। हम सभी जानते हैं कि BP मंडल के द्वारा गठित जो था बिंदुश्री प्रसाद मंडल जी, उनके नाम पे मंडल कांड पड़ा, वो उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने रिकमेंड किया था कि OBC को 27% रिजर्वेशन दिया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि अधिकतम जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पदोन्नति में आरक्षण में रोक लगा दी। हालांकि हम जानते हैं बाद में इसमें भी संशोधन करके संसद ने इसे
वैध बना दिया कि पदोन्नति में भी आरक्षण हो सकता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विशेष परिस्थितियों में 10% के आरक्षण का हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1992 इंदिरा साहनी केस में। और साथियों, इसी वर्डिक्ट को उठाते हुए ईडब्ल्यूएस को 10% का कोटा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। अब बढ़ते हैं साथियों आज के अपने चौथी खबर की ओर। आज की अपनी चौथी खबर है कि सेबी ने क्या किया है, होल्ड कर दिया है JSW सीमेंट का आईपीओ। लगभग 4000 करोड़ का जो आईपीओ था उसको होल्ड कर दिया है सेबी ने। तो इसका हालांकि सेबी ने कोई क्लियर रीजन नहीं बताया है, लेकिन हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है और सेबी क्या होता है। ये हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की अगर बात करें साथियों तो इसका पूरा नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ मतलब आरंभिक सार्वजनिक पेशकश। और ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर एक निजी तौर पे आयोजित कंपनी जो होती है वो पहली बार अपने शेयर को सार्वजनिक रूप से ऑफर देती है और इसके बदले सार्वजनिक कारोबार कंपनी बन जाती है। ठीक है, एक निजी कंपनी जो एक शेयर जारी करती है सेबी की अनुमति से शेयर मार्केट में, और जब ऐसा जारी करती है आईपीओ उसके बाद वो एक सार्वजनिक कंपनी बन जाती है, पब्लिक कंपनी बन जाती है, आप मान सकते हो आप। तो आईपीओ के जरिए कंपनी क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहती है, अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। ये है आईपीओ। अब आईपीओ दो प्रकार के होते हैं साथियों। एक तो होता है निश्चित मूल्य की पेशकश वाले आईपीओ। इसमें क्या होता है, निश्चित मूल्य निर्गम जो है शेयरों को बाजार में पेश किए जाने से पहले उनकी कीमत निर्धारित करने का सीधा तरीका होता है। इस विधि में कंपनी प्रति शेयर एक निश्चित मूल्य निर्धारित करती है जो आईपीओ प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है, और मूल्य को निर्धारित करने के लिए कंपनी मर्चेंट बैंकरों, अंडरराइटर्स, वित्तीय विशेषज्ञों से सहयोग करती है। ठीक है साथियों, अब इसका सीधा सीधा बात है कि वो पहले ही निश्चित कर देती है कि इसकी प्राइस कितनी रहेगी आईपीओ में। इसका प्राइस 50 रुपये रहेगा, 60 रुपीज़ रहेगा, 70 रहेगा, कितने लाख करोड़ रहेगा, वो कितने में आप खरीद सकते हैं वो पहले निश्चित कर देती है। एक तो ये होता है आईपीओ, पहला आईपीओ ये होता है। दूसरा आईपीओ ये होता है जो बुक बिल्डिंग होता है, यानी यहाँ पे निश्चित मूल्य नहीं होता, यहाँ पे बुक बिल्डिंग यानी शेयर की कीमतें तय होती है। अगर शेयर बढ़ता है तो कीमतें बढ़ेगी, शेयर घटता है तो कीमतें घटेगी। यानी एक तरह से कहें तो इसमें निचली सीमा शामिल है और इसमें बोली लगाई जाती है शेयर के अकॉर्डिंग। तो एक दो प्रकार के आईपीओ होते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में बता दिया कि अगर कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में किसी शेयर को लॉन्च करती है उसी को ही आईपीओ कहते हैं। और लॉन्च करने के बाद वो क्या होता है कि एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो जाती है। और इसी के तहत JSW के आईपीओ को सेबी ने रोक दिया। तो सेबी क्या है, सेबी के पास इतनी पावर कहाँ से आती है, कौन देता है सेबी को पावर। तो साथियों सेबी की अगर बात करें बात कर लेते हैं साथियों सेबी के बारे में। तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। तब ये एक गैर संवैधानिक निकाय था, यानी ऐसे ही भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1992 में क्या होता है, एक एक्ट लाया जाता है, सेबी एक्ट, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। इस एक्ट के तहत एक इसे वैधानिक निकाय बनाया जाता है और 30 जनवरी 1992 से ये एक वैधानिक निकाय के रूप में लागू हो जाती है। बात करते साथियों सेबी की संरचना की। तो सेबी में निदेशक मंडल होते हैं, वरिष्ठ प्रबंधन होते हैं, 20 प्रमुख विभाग होते हैं। इसमें 9 प्रमुख नामित अधिकारी होते हैं जिसमें केंद्र शासित सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान टाइम में अध्यक्ष जो हैं सुश्री माधवीपुरी बुद्ध जी हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 सदस्य होता है और केंद्र सरकार द्वारा नामित 5 सदस्य होते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अगर कार्यों की बात करें सेबी के साथियों, तो सेबी के प्रमुख जो कार्य हैं इसमें स्टॉक एक्सचेंज और किसी अन्य प्रतिभूति बाजार में कारोबार को विनियमित करना है, यानी रेगुलेट करना। डिपॉजिटरी हो, प्रतिभोगी हो,
प्रतिभूति के संरक्षक, विदेशी संस्थापक, निवेशक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तौर पर काम करती है और लेखा परीक्षा के लिए भी अनुरोध कर सकती है ये। इसके अलावा साथियों ये सुरक्षात्मक भी कार्य करती है, यानी अगर कोई धोखाधड़ी स्टॉक मार्केट में होती है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सेबी के ऊपर होती है। प्रतिभूति बाजार से जुड़े धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के रोक लगाने के लिए जो काम है वो भी सेबी का है। प्रतिभूतियों के अंदरूनी व्यापार पर भी रोक लगाने का काम भी सेबी का है और निवेशकों, मध्यस्थों, निष्पक्ष व्यापार और व्यापार संतुलन के हितों की रक्षा करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है सेबी। इसी के तहत JSW के IPO पे सेबी ने रोक लगाई है। अब बात करते हैं साथियों भारत और सिंगापुर के बीच संबंधों की, क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सिंगापुर और ब्रुनई 2 देशों की यात्रा पे गए हैं और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिग्नेचर किया है। ये कल की न्यूज़ है 3 सितंबर 2024 की। अब बात करते हैं भारत और सिंगापुर के बीच संबंधों की। भारत और सिंगापुर के बीच राजनीतिक संबंध जो हैं वो 24 अगस्त 1965 को स्थापित हुए थे। 15 दिन के बाद सिंगापुर क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया और सिंगापुर की आज़ादी के बाद दोनों देशों ने उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखा। सिंगापुर ने ईवन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने के लिए भारत की बोली का भी समर्थन किया था और हम सभी जानते हैं कि सिंगापुर जो है आसियान देशों का एक सदस्य है। अब बात करते हैं साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रुनई और सिंगापुर को विजिट करेंगे, तो देखने वाली बात है कि और क्या क्या वहाँ पे समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होता है भारत और सिंगापुर और ब्रुनई के बीच में। सांस्कृतिक संबंध की बात करें अगर सिंगापुर की, तो बहुत पुराना संबंध है सिंगापुर के साथ। ग्रेटर इंडिया के नाम से जाना जाता है सिंगापुर को। सांस्कृतिक और वाणिज्यिक हिस्सा है सिंगापुर एक तरीके से भारत का, क्योंकि चोल कालीन के समय हम जानते हैं राजेंद्र चोल ने लगभग मलक्का के आसपास सिंगापुर और इंडोनेशिया तक अपना कब्जा जमा लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में सिंगापुर भारत का भी हिस्सा हुआ करता था। और सिंगापुर और भारत के मध्य साथियों 2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी CECA पे समझौता हुआ और सिंगापुर और भारत के बीच में बिजनेस फोरम और CO फोरम की भी सहयोग हुई है। और जो हमारा UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भारत और सिंगापुर के बीच भी लॉन्च किया गया उनके संबंधों को बढ़ाने के लिए। अभी हाल ही में भारत ने मालदीव में UPI को लॉन्च किया था, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने इसको। इसके अलावा साथियों नेपाल, भूटान, UAE और फ्रांस जैसे देशों में भी UPI भारत का चलित है। और सिंगापुर हमने कहा कि आसियान का एक हिस्सा है और भारत के साथ बहुत बड़े व्यापार और निवेश का भी भागीदार है और भारत में लगभग 27.30% की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिंगापुर के साथ है। और FDI का बहुत बड़ा प्रवाहक जो देश है वो सिंगापुर है, क्योंकि FDI सिंगापुर से लगभग 23% आता है। अब चलते चलते बात कर लेते हैं साथियों ओलंपिक का, क्योंकि ओलंपिक में पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। भारत ने 20 मेडल प्राप्त कर लिए। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि पैरा ओलंपिक्स 2024 डे 6 हाईलाइट्स इंडिया हिट 20 विद द मेडल्स, हाई जंप फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम बात करेंगे जो 20 मेडल पैरा ओलंपिक में भारत के आए हैं वो कौन कौन से हैं। इसकी अगर बात करें साथियों तो सबसे पहले हम बता दें 10 ब्रॉन्ज, 7 सिल्वर और 3 गोल्ड के साथ अब भारत टोटल 20 मेडल प्राप्त कर चुका है। इसमें अवनी लेखरा ने सबसे पहला गोल्ड जीता था एयर पिस्टल 10 मीटर में। इसके अलावा नीतीश कुमार ने गोल्ड जीता है मेंस सिंगल्स में बैडमिंटन में और सुमित अंतिल ने भी गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में। तो ये 3 प्रमुख जो गोल्ड आए हैं पैरा ओलंपिक में, आप इन्हें फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अवनी लेखरा जी 10 मीटर एयर पिस्टल में लेके आई, नीतीश कुमार जी ने बैडमिंटन में लेके आए और हमारे सुमित अंतिल साहब ने जो है जेवलिन थ्रो में लेके आए। हम बता दें सुमित जो अंतिल साहब थे ये पैरा ओलंपिक के उद्घाटन के ध्वजवाहक भी थे। इसके अलावा अगर सिल्वर की बात करें साथियों तो सिल्वर में मनीष नरवाल ने सिल्वर जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में
और निषाद कुमार ने भी हाई जंप में सिल्वर जीता। योगेश कटारिया ने भी मेंस डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा मुरुगनेशन ने भी वुमेन सिंगल में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। सुहास यथिराज ने भी सिल्वर जीता बैडमिंटन में। शरद कुमार ने भी हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। इसके अलावा साथियों एक और सिल्वर मेडल आया है जो अजीत सिंह यादव ने जीता है जेवलिन थ्रो में। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जो प्रयास शुरू किया गया था अब वो पैरा ओलंपिक में भी चमकती हुई नजर आ रही है। ब्रॉन्ज की अगर बात करें ब्रॉन्ज मेडल में साथियों तो मोना अग्रवाल, प्रीति पाल और पृथ्वी पाल, रुबीना फ्रांसिस और मनीषा रामाडेश दास, ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो साथियों ये था आज का 4 सितंबर की प्रमुख खबर। इसके अलावा कुछ ब्रॉन्ज और हैं जिसमें शीतल देवी और रुकेश कुमार ने मिक्स में जीते। नित्या श्री सुमित्रा शिवन ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और दीप्ति जीवनी जी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। मरियप्पन जी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और सुंदर सिंह गुर्जर ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किसमें जीता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों ये था ओलंपिक पैरा ओलंपिक का भारत का सफर अब तक का 6 दिनों का। साथियों ये थे आज के 4 सितंबर के करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।